शिक्षण विधियाँ, यहाँ इनके प्राचीन रूप को हम और अच्छी तरह से स्पष्ट करते हैं कि हमारे शिक्षण विधियों के बारे में। अनुकरण, आवृत्ति और कंठस्थ विधि, ये हमारे शिक्षण विधियों में थे। अनुकरण सीखने, ये अनुकरण की विधि जो होती थी, अनुकरण विधि सीखने की स्वाभाविक विधि है। प्राचीन शिक्षा काल में प्रारंभिक स्तर पर भाषा और व्यवहार की शिक्षा प्राय इसी विधि से हमें प्राप्त होती थी, दी जाती थी। उच्च स्तर पर भी इसका प्रयोग होता था। गुरु शिष्य के सम्मुख जो वेद मंत्र का जो उच्चारण जो उस समय जब किया जाता था, तो वेद मंत्र का उच्चारण करते थे गुरुदेव शिष्य के सामने। शिष्य उनका अनुकरण करते थे और उन्हें बार बार उच्चारित करते, इस प्रकार से उनको प्रोनाउंसिएशन करते थे, उच्चारण करते थे कि उनको पूरा कंठस्थ हो जाए। इसलिए इस प्रकार वो उन्हें कंठस्थ कर लेते थे। तो ये था हमारा अनुकरण। अनुकरण मतलब आपका फॉलो करना। अनुकरण, आवृत्ति एवं कंठस्थ विधि। सेकंड है आपका व्याख्या एवं दृष्टांत विधि। प्राचीन शिक्षा काल में शिष्यों को व्याकरण का कोई नियम अथवा वेदों का कोई मंत्र कंठस्थ कराने के बाद गुरुजी, उसके गुरुदेव उनके व्याख्या करते थे, उसका अर्थ एवं भाव को स्पष्ट करते थे और उसके अर्थ एवं भाव को स्पष्ट करने के लिए उपमा यानी एग्जाम्पल वगैरह देते थे, रूपक और दृष्टांतों का प्रयोग करते थे। फिर प्रश्नोत्तर, वाद विवाद और शास्त्रार्थ विधि। प्राचीन काल में उपनिषदों की शैली के आधार पर प्रश्नोत्तर, वाद विवाद और शास्त्रार्थ विधियों का विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ। प्राचीन या प्रारंभिक प्राचीन शिक्षा काल में गुरु उपदेश देते थे, गुरुदेव से उपदेश प्राप्त करके जो छात्र होते थे उनको उसको ज्ञान प्राप्त होते थे। गुरुदेव उपदेश देने के साथ साथ उनका व्याख्यान देते थे, उनको एक्सप्लेन करते थे और शिष्य शांति पूर्वक सुनते थे। प्राचीन शिक्षा काल में शिष्य अपनी शंका प्रस्तुत करते थे और गुरुदेव उनका समाधान करते थे। उच्च शिक्षा जो आपका जब उच्च शिक्षा आपका जब शिक्षा के हमें जब बारी आती थी, तो उस स्तर में शिष्य और गुरु के बीच में वाद विवाद भी होता था, जैसा अभी डिबेट होती है। अति गूढ़ विषय पर चर्चा हेतु अधिकारी विद्वानों के सम्मेलन भी बुलाए जाते थे। उनमें उनके बीच में शास्त्रार्थ होते थे। शिष्य इन सबको सुनते थे और अपनी तत्संबंधी ज्ञान में वृद्धि करते थे। फिर आता है आपका कथन, प्रदर्शन एवं अभ्यास विधि। प्राचीन शिक्षा काल में कृषि, पशुपालन, कला कौशल, सैन्य शिक्षा और आयुर्विज्ञान आदि क्रिया प्रधान विषयों के शिक्षा कथन, प्रदर्शन और अभ्यास विधि से दी जाती थी। गुरुदेव सर्वप्रथम सिखाए जाने वाली क्रिया के संपादन की विधि को बताते थे और फिर उसे स्वयं करके दिखाते थे। शिष्य उनका अनुकरण करके यथा क्रिया का अभ्यास करते थे और धीरे धीरे उसमें दक्षता प्राप्त करते थे। श्रवण, मनन, निधिध्यासन विधि, यह विधि भी उपनिषद कालों की ही देन थी। इस काल में गुरुजी जो व्याख्यान देते थे, वेद मंत्रों आदि की जो भी व्याख्या करते थे, धर्म, दर्शन और अन्य विषयों के संबंध में जो कुछ भी जानकारी देते थे, शिष्य उनको ध्यान पूर्वक सुनते थे। उसके बाद उस पर नमन या मनन करते थे, उस पर मनन करके उसका चिंतन करते थे। तर्क विधि। प्राचीन शिक्षा काल में तर्कशास्त्र जैसे गूढ़ विषयों के शिक्षण हेतु तर्क विधि का विकास हुआ। उस समय इस विधि के 5 पद थे: प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, अनुप्रयोग और निगमन। फिर होती है आपका स्टोरी मेथड यानी कहानी विधि। कहानी विधि में क्या होती थी कि प्राचीन शिक्षा काल में आचार्य विष्णु शर्मा ने राजकुमारों को नीति की शिक्षा देने के लिए कहानियों की रचना किए थे। ये कहानियाँ पंचतंत्र और हितोपदेश के नाम से संग्रहित है। कहानी सुनाने के बाद आचार्य शिष्यों से प्रश्न पूछते थे कि इस प्रश्नों में अंतिम प्रश्न ही होता था कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है।
यह हम सब ने इसको बचपन में हमने अध्ययन किया, ऐसा हमने पढ़ा भी है। हम सबको बचपन में अपने माता पिता से या गुरुजनों से या स्कूल के अध्यापकों से या पाठ्य पुस्तक से हमने इसको ऐसा हमने भी पढ़ा है। व्यावसायिक, तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा। प्रौद्योगिकी व्यावसायिक शिक्षा ये प्रथम 3 पंचवर्षीय योजनाओं के तहत डिप्लोमा, डिग्री और स्नातकोत्तर पर तकनीकी कर्मचारियों की मांग को पूरा करने के लिए तकनीकी शिक्षा इसके कार्यक्रम शुरू की गई। चौथी और जो फोर्थ आपका जो प्लानिंग था, चौथी याद रखिएगा, प्रथम 3 पंचवर्षीय जब आज़ादी हमें मिली उसके बाद 3 पंचवर्षीय योजना तक हमने ऐसा किया। फिर चौथी योजना के बाद तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता और स्तर को सुधारने पर जोर दिया गया। यह कार्य गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम को लागू करके प्राप्त किया गया, जिसके 3 प्रमुख संगठन थे, यानी कि एम.टेक और पीएचडी कार्यक्रम की व्यवस्था, पाठ्यक्रम डिजाइन और विकास कक्षों की स्थापना और अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम। इस बीच सरकारी, निजी सहायता प्राप्त और विश्वविद्यालय क्षेत्र में संस्थानों का विस्तार और छात्रों की भर्ती आपका लगातार होती रही। 1980 के आसपास तकनीकी शिक्षा की नीति में परिवर्तन किया गया और निजी एवं स्वैच्छिक संगठनों को अपने खर्च पर तकनीकी एवं प्रबंध संस्थानों की स्थापना करने की उनको परमिशन यानी अनुमति दी गई। यह प्रवृत्ति 7वीं, 8वीं और 9वीं पंचवर्षीय योजनाओं में भी ये कंटिन्यू रहा। इसी के इर्द गिर्द देश में तकनीकी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी तैयार की गई। इससे क्या हुआ कि पैसा बच्चों से ही ली जाती थी, लेकिन मान्यता मिल जाती थी, तो उससे क्या हो कि सरकार पर पैसों का बोझ भी कम होता था और शिक्षा का विस्तार भी होता था। वर्ष 1987 में संसद के एक अधिनियम के जरिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद को कानूनी स्वरूप प्रदान करने की आवश्यकता का उल्लेख किया गया था। परिषद की स्थापना पूरे देश में तकनीकी शिक्षा व्यवस्था की समुचित योजना उनको बना करके समन्वित विकास सुनिश्चित करके इस तरह की शिक्षा में नियोजित मात्रात्मक विकास की तुलना में गुणात्मक सुधार को हम बढ़ावा देने और तकनीकी शिक्षा व्यवस्था में उपयुक्त मानदंडों और मानकों को आधार बनाए रखने के लिए ये किया गया था। तकनीकी संस्थानों का प्रशासन एक समान नहीं है और प्रशासन के विचार से उन्हें इस तरह वर्गीकृत किया जा रहा है कि जैसे कि विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय समझे जाने वाली संस्थाएं, राष्ट्रीय महत्व, उत्कृष्टता के संस्थान जैसे आईआईटी और आईआईएम, क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज और अन्य कॉलेज। देश में तकनीकी शिक्षा प्रणाली के दायरे में इंजीनियरिंग, तकनीकी मतलब टेक्निकल आपका मैनेजमेंट यानी प्रबंधन, वस्तु विज्ञान और नियोजन यानी आर्किटेक्चर, फार्मेसी इत्यादि आते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्नातक पूर्व, स्नातकोत्तर और अनुसंधान शोध स्तर के कार्यक्रम चलता है। केंद्रीय स्तर पर तकनीकी शिक्षा प्रणाली के इस प्रकार का अंग है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, इसको आप कहते हैं AICTE। तकनीकी शिक्षा में उचित नियोजन और समन्वित विकास की देखरेख करने वाला ये जो विकास होते हैं। फिर आते आपका भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM, भारतीय विज्ञान संस्थान IIMC बेंगलोर, ये आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन नाम को याद रखने हैं आपको। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान IIITS, ये शॉर्ट फॉर्म में ग्वालियर में है। ये आपको पूछा जाता है कि कहाँ पर है, किस जगह पर है, तो आपको याद रखना है कि जैसे बेंगलुरु है भारतीय विज्ञान संस्थान IISC, ऐसे आपका ग्वालियर में है भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इसको IIIT, ये इलाहाबाद और अमेठी में है।
भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिज़ाइन तथा निर्माण संस्थान IIIDS ये जबलपुर में है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इसमें 100% सहायता पश्चात ये रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज में परिवर्तित हो गया है। भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान ये ISERI कोलकाता और पुणे में प्रस्तावित है। यहाँ पर स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर विश्व स्तरीय अनुसंधान सुविधाओं के साथ भौतिक विज्ञान की शिक्षा दी जाती है। विज्ञान और तकनीकी शिक्षा में शोधात्मक उत्पादकता बढ़ाने तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सभी तकनीकी संस्थानों को इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स तथा डेटाबेस सुलभ कराया जा रहा है। कम लागत के उद्देश्य से AICTE और भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी डेटा लाइब्रेरी ये INDEST के साथ मिलकर संयुक्त AICTE और INDST ये संकाय स्थापित करने के लिए ये कदम उठा रहे हैं। सारे देश में मुख्यतः निजी पहल जुटा करके AICLTE के अनुमोदन में से बहुत बड़ी संख्या में इंजीनियरिंग कॉलेज तथा अन्य तकनीकी संस्थान ओपन किए गए यानी खोले गए। इसके बाद याद रखेंगे आप 17 क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज को 1 अप्रैल 2003 से केंद्र सरकार के अधीन पूर्णतया वित्त पोषित कर दिया गया है। सामुदायिक पॉलिटेक्निक की योजना ने तकनीकी शिक्षा में प्रौद्योगिकी उन्नतियों और उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को ग्रामीण समाज के अंतरित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। देश के प्रमुख भागों में भूकंप की उच्च संभावनाओं और भूकंप प्रवण ढांचों पर कम बल दिए जाने के कारण देश में भूकंप इंजीनियरिंग शिक्षा पर अधिक बल दिए जाने के निमित्त भूकंप इंजीनियरिंग शिक्षा यानी NPEEE का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया है। उच्च विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा में अनुसंधान उत्पादनशीलता बढ़ाने और इन संस्थानों में शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पत्रिकाओं और डेटाबेसों की सुलभता सभी केंद्रीय तकनीकी संस्थाओं में उपलब्ध कराई जा रही है। अन्य संस्थाओं की इस आपका जो दूसरे संस्थाएं हैं इस कंसोर्टियम में इनसे जुड़कर न्यून सीमांत लागतों का लाभ उठा रहे हैं। नई सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों यानी ICT का लाभ उठाने, जो ICT आप यूनिट 8 है उस पर पढ़ोगे आप, अधिगम प्रभावित और संवर्धन करने तथा उच्च स्तरीय शिक्षा की सुलभता का विस्तार करने के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी की संवर्धित अधिगम का राष्ट्रीय कार्यक्रम NPTEL की शुरू की जा रही है। उच्च विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की सहक्रिया का लाभ उठाने के लिए एक कार्यबल का गठन किया गया है, जिससे कि इस भागीदारी को एक सार्थक ढंग से प्रभावित करने के उद्देश्य से एक मार्ग उपलब्ध हो सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसरण में तथा IIT की तर्ज पर देश के सभी तकनीकी शिक्षा और संस्थानों में स्नातक पूर्व तथा स्नातकोत्तर कार्यक्रम दोनों में क्रेडिट आधारित सेमेस्टर प्रणाली भी शुरू की गई है, जो आप जो अभी जो एग्ज़ाम दे रहे हैं आप लोगों से फैमिलियर भी हो कि ये चीज़ें अभी चल रही है। IT और संबंध क्षेत्र में उच्च स्तरीय जनशक्ति की उभरती मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक उपाय किए गए हैं। इस दिशा में एक राष्ट्रीय कार्यबल की सिफारिशों के आधार पर IT में मानव संसाधन विकास का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया है। राज्य सरकारों और उद्योग की ओर से भी इसी प्रकार की पहल की गई है। व्यावसायिक संस्थान में दाखिला देने के आपका एडमिशन के लिए दाखिला देने में अनेक प्रवेश परीक्षाओं में बैठने के कारण छात्र और उसके अभिभावक को होने वाले मानसिक आघात को कम करने के उद्देश्य से अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा AIEEE इसका नाम दिया गया था, ये शुरू की गई है। तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम, इनका नाम याद रखेंगे
TEQIP शॉर्ट फॉर्म है, का उद्देश्य तकनीकी शिक्षा के स्तर में सुधार लाने की दिशा में भारत सरकार के जो पहले से चले आ रहे प्रयासों के जो परिणामात्मक जो परिणाम हुए थे, वो परिणामात्मक जो रिजल्ट ओरिएंटेड जो था, इसको हम कहते हैं परिमाणात्मक, आपका कितना क्वांटिटी में कितनी वृद्धि हुई है उसका वृद्धि और उन्हें सहयोग प्रदान करना है। देश में भौतिक विज्ञान की शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नए कदम भी उठाए गए हैं। IIS बेंगलुरु में प्रयोगशाला सहित अन्य ढांचागत सुविधाओं के सुधार के लिए 100 करोड़ रुपए का विशेष अनुदान स्वीकृत की गई है। प्रधानमंत्री की वैज्ञानिक सलाहकार जो परिषद की सिफारिश पर कोलकाता और पुणे में 2 भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की गई है। इन संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर विश्व स्तरीय अनुसंधान सुविधाओं के साथ भौतिक विज्ञान की शिक्षा दी जाएगी। इसके बाद आते हैं भारत के शिक्षा संबंधी प्रमुख आयोग और समितियां। ये आपको जो है ना एग्जाम्स के लिए बहुत माइलस्टोन है। क्वेश्चन इसमें बहुत पूछे जाते हैं क्योंकि इसमें नंबर्स होते हैं, फिगर्स होते हैं, नाम होते हैं, और ज़्यादातर क्वेश्चन आपका नाम और किसी का नाम जो होंगे और किस साल में किस समय में किन्होंने क्या कौन से काम किए थे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इसका हम देखेंगे। मैकाले का विवरण पत्र कब हुआ था? 1935 में। अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले। इनका सुझाव क्या था? शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाने पर जोर दिया तथा स्कूल में पाश्चात्य साहित्य और विज्ञान की शिक्षा प्रदान करने का सुझाव दिया। फिर आते हैं आपका वुड का आदेश पत्र। इसे बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वुड का आदेश पत्र। अध्यक्ष कौन थे? चार्ल्स वुड। माध्यमिक शिक्षा विद्यालय में उनका सुझाव क्या था? माध्यमिक विद्यालय में आर्थिक सहायता हेतु अनुदान प्रणाली का सुझाव दिया तथा अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त करने वालों को सरकारी नौकरियां देने पर बल दिया, ताकि क्योंकि अगर सरकारी नौकरी मिलेगी तो लोग ज़्यादा अंग्रेजी की पढ़ाई करेंगे, इसलिए जॉब जो है अंग्रेजी शिक्षा वाले को देने के ऊपर बल दिया उन्होंने। भारतीय शिक्षा आयोग तीसरे नंबर पर आया 1982। याद रखेंगे लॉर्ड मैकाले का समय क्या था? 1935। वुड का आदेश पत्र क्या था? लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र कब था? 1835। फिर आपका वुड का आदेश पत्र क्या था? 1854। फिर आपका भारतीय शिक्षा आयोग का क्या था? 1882। इनका अध्यक्ष कौन थे? सर विलियम हंटर। माध्यमिक शिक्षा में विविधीकृत पाठ्यक्रमों के रूप में एकेडमिक तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रम को अलग अलग लागू करने का सुझाव दिए थे। फिर आपका विश्वविद्यालय आयोग कब हुए थे? 1902। लॉर्ड कर्जन। याद रखेंगे इनका अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। इंटरमीडिएट कक्षाएं छोड़ने तथा केवल मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को ही मैट्रिकुलेशन परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान करने का सुझाव दिया। इसके बाद आते हैं आपका सैडलर आयोग। सैडलर आयोग में कब आए थे? 1917 में। डॉक्टर माइकल सैडलर। डॉक्टर कौन थे? माइकल सैडलर। माध्यमिक शिक्षा को विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखकर इंटरमीडिएट कॉलेज की स्थापना करने और प्रत्येक प्रांत में माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना करने का सुझाव दिया। प्रत्येक प्रांत में क्या बताया उन्होंने? माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना करने का सुझाव दिया। कौन दिए थे? सैडलर आयोग में 1917 में डॉक्टर माइकल सैडलर। फिर आपका आया 6 नंबर पे कौन क्या है? हार्टोग समिति। कब आए थे? 1929 में। क्या नाम थे? सर फिलिप हार्टोग। माध्यमिक शिक्षा में बच्चों के अधिक अनुत्तीर्ण होने के फलस्वरूप अत्यधिक अपव्यय को देखते हुए व्यावसायिक विषयों को स्थान दिए जाने का सुझाव दिए थे। किन्होंने दिए थे? हार्टोग समिति में सर फिलिप हार्टोग। कब दिए थे? 1929 में। फिर आए वुड एक्ट रिपोर्ट। कब आए थे? 1936 में। एस.एच. वुड। क्या नाम थे? एस.एच. वुड। क्या उन्होंने सुझाव दिए थे? हाई स्कूल तक सभी कक्षाओं में भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिए।
फिर आते हैं आपका सर्जेंट रिपोर्ट 1944 में। सर्जन सर्जेंट, साहित्यिक तथा प्राविधिक दोनों तरह के विद्यालयों की स्थापना की जाए ये बताए थे, तथा अगली कक्षाओं में केवल योग्य विद्यार्थियों को ही प्रवेश दिया जाए। इसके बाद आपका आते हैं आयोग का समिति का नाम और वर्ष में। ताराचंद समिति, कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ताराचंद समिति 1948 में माध्यमिक शिक्षा समिति, अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर ताराचंद। क्या सुझाव थे 1948 में? माध्यमिक शिक्षा 12 वर्ष तक की जाए, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को बहुउद्देशीय विद्यालयों में परिवर्तित कर दिया जाए, माध्यमिक शिक्षा की जांच हेतु एक आयोग का भी गठन किया जाए, यह एक आयोग का भी गठन किया गया। उसके बाद आपका आता है राधा कृष्णन आयोग, बहुत महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। विश्वविद्यालय आयोग के लिए बताया गया इसमें डॉक्टर, इसका अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। यद्यपि उच्च शिक्षा में सुधार हेतु गठित हुआ, लेकिन माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों और उनके शिक्षकों को रिफ्रेशर कोर्स चलाने तथा माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी की शिक्षा अनिवार्य करने का सुझाव दिया गया। फिर आया आपका मुदालियर आयोग, कब आए थे? 1952 में। कौन थे इनके? डॉक्टर एस लक्ष्मण स्वामी, डॉक्टर एस लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, इसका नाम, इनके नाम से क्या हुआ? मुदालियर आयोग आया। कब आया? 1952 में। 12वीं कक्षा को विश्वविद्यालय से जोड़ दिया जाए तथा बहुउद्देशीय विद्यालय स्थापित किया जाए। फिर आपका आते हैं आचार्य नरेंद्र देव समिति 1953। कौन थे इनके अध्यक्ष? आचार्य नरेंद्र देव। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन हेतु सुझाव दिए जो अन्य राज्यों के लिए भी उपयोगी होते थे। फिर आते हैं आपका श्रीमाली समिति, डॉक्टर के एल श्रीमाली थे उनका अध्यक्ष। 1954 में ग्रामीण समस्याओं के समाधान हेतु ग्राम विद्यापीठों को प्रोत्साहन दिया जाए तथा सरकारी अनुदान दिया जाए, ये बताया गया। फिर आपका 14 में क्या आया? कोठारी आयोग, कोठारी समिति यानी कि शिक्षा आयोग कहते हैं इसको, कोठारी आयोग 1964 में। डॉक्टर डी एस कोठारी उच्च माध्यमिक शिक्षा को समाज की मांग के अनुरूप तथा केवल चयनित विद्यार्थियों के लिए ही दी जाए, ये बताया गया। फिर आपका आया आचार्य राममूर्ति समिति, कब आए? 1990 में। अध्यक्ष कौन थे? आचार्य राममूर्ति। सुझाव क्या था उनका? नई शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु समिति द्वारा नवोदय विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने तथा माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। विद्यालय पाठ्यक्रम पुनरावलोकन समिति 1992, प्रोफेसर यशपाल इनके थे, अध्यक्ष थे। समिति, उनका सुझाव क्या था? समिति द्वारा विद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रम का बोझ कम करने तथा उसे अधिक तर्कसंगत तथा व्यावहारिक बनाने का सुझाव दिया गया। फिर 17 क्या था? उच्च शिक्षा व शोध विकास समिति 2005 में आए थे और कौन अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। क्या बताए थे? उच्च शिक्षा एवं शोध के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन करने का प्रस्ताव दिए थे। फिर आते हैं आपका उच्च शिक्षा के समन्वय हेतु गठित प्रमुख परामर्शी एवं नियामक आपका संस्था है। संस्था का नाम क्या था? भारतीय चिकित्सा परिषद नई दिल्ली 1933। उद्देश्य क्या था? देश में चिकित्सा शिक्षा में उचित नियोजन और समन्वित विकास को सुनिश्चित करना एवं नियमन करना। फिर आता है आपका अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली। तकनीकी शिक्षा में उचित नियोजन तथा समन्वित विकास का इनका सुनिश्चयन तथा नियमन करना। फिर आता है आपका भारतीय नर्सिंग परिषद नई दिल्ली 1947। नर्सों, दाइयों एवं स्वास्थ्यचरों के प्रशिक्षण का समान स्तर पर बनाए रखना एवं उनका नियमन करना। फिर आपका है भारतीय फार्मेसी नई दिल्ली 1948। फार्मासिस्टों के प्रशिक्षण का समान स्तर लागू करना व उनका नियमन करना। फिर आया आपका भारतीय दंत चिकित्सा परिषद नई दिल्ली 1948। दंत चिकित्सा शिक्षा
व्यवसाय और उससे संबंधित नीतियों का नियमन करना। फिर आते हैं आपके संस्था का नाम में आते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। कब बने? 1956 में। प्रमुख उद्देश्य क्या थे? विश्वविद्यालय को वित्तीय सहायता देकर उनके स्तर को ऊपर करना, शिक्षा और उसका शिक्षा का नियमन करना। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी नई दिल्ली 1961। उद्देश्य क्या था उनका? देश में चिकित्सा विज्ञान की प्रगति को बढ़ावा देने के लिए हेतु व्यावहारिक शोध कर उसके परिणामों के क्रियान्वयन हेतु सुझाव की प्रस्तुति करना। भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान नई दिल्ली, समाज विज्ञान अनुसंधान को बढ़ावा देने और उससे संबंधित जो समन्वयन जो कार्य को सुनिश्चित करना। राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद हैदराबाद 1965 में। महात्मा गांधी के क्रांतिकारी विचारों पर आधारित ग्रामीण उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु विविध कार्यों के संपादन को सुनिश्चित करना, ये था। फिर आपका आता है केंद्रीय आयुर्वेद तथा सिद्ध अनुसंधान परिषद नई दिल्ली 1969 में। आयुर्वेद के क्षेत्र में स्वास्थ्य की देखभाल, औषधि अनुसंधान से संबंधित संरक्षण, औषधि मानकीकरण तथा नियमन करना। फिर आता है आपका भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद नई दिल्ली 1972। देश में इतिहास संबंधी प्रगति की समीक्षा तथा वैज्ञानिक ढंग से इतिहास लेखन की इतिहास को लिखने की प्रोत्साहन देना। फिर आपका होती है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज नई दिल्ली 1973। उच्च शिक्षा हेतु नीति निर्माण और समस्याओं के समाधान हेतु विचारों के आदान प्रदान हेतु मंच प्रदान करना। फिर आपका आता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसमें क्या कहा गया है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना, इसका डेट को याद रखेंगे, 28 दिसंबर 1953 को की गई थी। डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग की अनुशंसा के आधार पर संसद ने इसे एक अधिनियम द्वारा वर्ष 1956 में इसे एक वैधानिक निकाय सिस्टम बनाया। इसकी स्थापना का उद्देश्य विश्वविद्यालयों और अन्य संबंधित संगठनों की सलाह से समस्त ऐसे उपाय करना था जो विश्वविद्यालय शिक्षा के संवर्धन और समन्वयन के लिए आवश्यक हो और विश्वविद्यालय में शिक्षण, परीक्षा, अनुसंधान के मानक निर्धारण करने और उन्हें बचाए रखने के लिए आवश्यक हो। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केंद्र और राज्य सरकारों तथा उच्च अध्ययन की संस्थाओं के बीच में समन्वय का एक कार्य करता है। वह इन सरकारों और संस्थाओं के लिए उच्च शिक्षा से संबंधित प्रश्न और उस पर सलाहकार संगठन का भी कार्य करता है। अपने इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आयोग अन्य चीज़ों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के वित्तीय आवश्यकताओं के बारे में जांच कर सकता है। विश्वविद्यालय और कॉलेजों को रखरखाव और विकास के लिए अनुदान आवंटित करके वितरित कर सकता है। समान सेवाएं तथा सुविधाएं स्थापित कर सकता है। विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के उपाय को सुझा सकता है। अधिनियम के अनुकूल नियम और विनियम बना सकता है और नए विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं अनुदान के आवंटन के बारे में सलाह दे सकता है। ये सारे जो कंटेंट है आपको याद करने होंगे क्योंकि एग्ज़ाम में इन्हीं में से आपको कुछ पार्ट को दे दीजिएंगे और पूछेंगे कि इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय आयोग करता है। आपको मैच करने पड़ेंगे, वहाँ पे कॉलम वगैरह दे दी जाएंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 197 के अनुरूप संगठन निम्नवत है। अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष होते हैं चेयरमैन। फिर 2 सदस्य केंद्र सरकार के कार्यरत अधिकारी होते हैं। फिर 4 सदस्य विभिन्न विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक होते हैं। 4 सदस्य निम्नलिखित क्षेत्र में से लिए आपका किए जाते हैं। एक सदस्य कहाँ से आती है? कृषि, वाणिज्य और उद्योग से। एक सदस्य कहाँ से आती है? इंजीनियरिंग, कानून और आयुर्विज्ञान से। एक सदस्य होते हैं विश्वविद्यालय के कुलपति अथवा लब्ध ख्याति प्राप्त शिक्षाविद। एक सदस्य कहाँ से आती है? उपरोक्त किसी भी क्षेत्र से एक सदस्य आते हैं। इस तरह से आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आपका नियम 197 का अनुरूप इस तरह से बनते हैं। एक चेयरमैन होंगे, 2 सदस्य होंगे, इनमें से कौन होंगे?
केंद्र सरकार के कार्यरत अधिकारी होंगे। 4 सदस्य कैसे होंगे? विभिन्न विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षक होंगे। 4 सदस्य और कौन होंगे? इनमें से कोई एक उसका क्लासिफाई किया गया। एक सदस्य कृषि वाणिज्य उद्योग से आएंगे, एक सदस्य इंजीनियरिंग कानून आयुर्विज्ञान से आएंगे, एक सदस्य विश्वविद्यालय के कुलपति अथवा लब्ध ख्याति प्राप्त शिक्षाविद होंगे, और एक सदस्य इन तीनों में से कोई भी क्षेत्र से एक सदस्य ऐसे भी रहेंगे। इस प्रकार से सन 1974 एवं सन 1977 में यूजीसी का पुनर्गठन किया गया और इसके बाद इसका वर्तमान संगठन तैयार किया, जिसमें 18 सदस्य हैं। 2 सदस्य महाविद्यालयों के प्राध्यापक या प्राचार्य, एक सदस्य माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र से, एक सदस्य ग्रामीण उच्च शिक्षा विशेषज्ञ, एक सदस्य औपचारिकतर शिक्षा का विशेषज्ञ, एक पदेन सदस्य योजना आयोग के सचिव। इस प्रकार वर्ष 1972 स्वरूप में 6 और सदस्यों को निम्नलिखित उनको सम्मिलित करके यूजीसी के संगठन को अंतिम रूप प्रदान किया गया। उच्च शिक्षा में विश्वविद्यालय आयोग की भूमिका क्या होती है? रोल ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका इस प्रकार से निम्नलिखित होती है। उच्च शिक्षा का मानक निर्धारण एवं समन्वयकारी भूमिका, यानी कि रोल ऑफ डिटरमाइनिंग स्टैंडर्ड्स एंड कोऑर्डिनेशन इन हायर एजुकेशन। इस दायित्व का निर्वाह के लिए आयोग क्या करता है? इस प्रकार से कार्य करता है। अनुसंधान कार्यों के प्रोत्साहन हेतु सहायता देना, उच्च एवं विशिष्ट अध्ययन कार्य केंद्रों की स्थापना करना, विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम की पुनर्संरचना करना, इसके लिए विशेषज्ञों का पैनल तैयार करना, विषय विशेषज्ञों से विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें तैयार कराना, विश्वविद्यालय के चयनित विभाग में विशेष सहायता के कार्यक्रम को कंडक्ट करना, चलाना। आपने क्या देखा? उच्च शिक्षा का मानक निर्धारण में जो भूमिका क्या होती है? अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहित करना, यानी रिसर्च के कार्य को, उच्च एवं विशिष्ट अध्ययन केंद्र की स्थापना करना, विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम की पुनर्संरचना करना, इसके लिए विशेषज्ञ का पैनल तैयार करना, विषय विशेषज्ञों से विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें तैयार करना, विश्वविद्यालय के चयनित विभाग में विशेष सहायता का कार्यक्रम चलाना। इसके बाद आता है आपका विश्वविद्यालय के विकास में भूमिका, रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी। आयोग देश के उच्च शिक्षा के लिए कार्यरत सभी विश्वविद्यालय में विज्ञान, कला, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरणीय शिक्षा, अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी के विकास के लिए अनुदान और अन्य सहायता प्रदान करती है। महाविद्यालयों के विकास के लिए योगदान, कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉलेजेस। आयोग महाविद्यालयों के विकास एवं संवर्धन के लिए महाविद्यालयों को विशेष सहायता प्रदान करती है। महाविद्यालय में स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए विकास की सहायता प्रदान करती है। स्वायत्तशासी महाविद्यालय के विकास हेतु सहायता प्रदान करती है। फिर आती है आपका शिक्षकों के विकास में योगदान, कंट्रीब्यूशन फॉर टीचर्स डेवलपमेंट। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देश के सभी महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के शैक्षिक उन्नयन एवं विकास के लिए विभिन्न मदों पर योगदान देता है, जैसे संगोष्ठी, परिचर्या, कार्यशालाएं, पाठ्यक्रम, सम्मेलन इत्यादि। आयोग व्यक्तिगत रूप से शिक्षकों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय भाषणमाला, राष्ट्रीय सहभागिता, शैक्षिक फेलोशिप एवं यात्रा अनुदान प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त छात्र आयोग के प्रमुख आपका जो कार्य इस तरह से होते हैं। छात्रों के हितों का योगदान, छात्र हितों में योगदान, सांस्कृतिक आदान प्रदान, पत्राचार पाठ्यक्रम, प्रौढ़ शिक्षा एवं अनवरत शिक्षा के विकास में भूमिका, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों में उच्च शिक्षा का विकास, महिलाओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन। फिर विश्वविद्यालय के प्रकार, टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़, कितने तरह की यूनिवर्सिटी है, इसके ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं आपके। स्थापना के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। स्थापना के आधार पर भारत के विश्वविद्यालय चार प्रकारों में भी हम विभाजित करते हैं।
4 प्रकार में विभाजित किया गया है। एक है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी, केंद्रीय विश्वविद्यालय। केंद्रीय विश्वविद्यालय ऐसे सभी विश्वविद्यालय जिनकी स्थापना, प्रबंधन, प्रशासन एवं नियंत्रण केंद्र द्वारा पारित विधेयक के द्वारा किया जाता है, उन्हें केंद्रीय विश्वविद्यालय कहा जाता है। केंद्र सरकार किसी भी उच्च शिक्षा केंद्र या राज्य विश्वविद्यालय का अधिग्रहण कर उसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान कर सकती है। वर्तमान में भारत में 54 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। फिर होती है आपका, इसे कहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी। फिर आपका अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो कितने आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आप बोलोगे 54 है। राजकीय विश्वविद्यालय, स्टेट यूनिवर्सिटी, ऐसे विश्वविद्यालय जिनकी स्थापना, प्रबंध, प्रशासन, नियंत्रण आदि राज्य द्वारा पारित विधेयक के द्वारा किया जाता है, उन्हें कहते हैं राजकीय विश्वविद्यालय कहा जाता है। ऐसे विश्वविद्यालय राज्य सरकार के अधीन कार्य करते हैं। फिर आपका आता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी, निजी विश्वविद्यालय। भारत में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इसके अधिनियम 1956 के तहत विभिन्न संस्थानों के सहायता से की जाती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न पक्षों के संबद्धता और समन्वय के द्वारा नियंत्रित 15 व्यावसायिक परिषदों की स्थापना की गई है। निजी विश्वविद्यालय का संचालन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, निजी विश्वविद्यालय स्थापना संचालन स्तर अधिनियम 2003 के तहत किया जाता है। निजी विश्वविद्यालय की स्थापना और संचालन राज्यों की विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सूची में सूचांकित भारत के गजट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकाशित किया जाना चाहिए। 2003 के संचालन के अधिनियम में वर्णित है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समय समय पर निजी विश्वविद्यालयों का निरीक्षण करेगा और इसकी रिपोर्ट अपने पटल पर जारी करेगा। वर्तमान यानी 2020 तक देश में कुल 361 निजी विश्वविद्यालय है। आप जब एग्ज़ाम दोगे उस समय आप चेक कर लेना आपका, क्योंकि वीडियो में रिकॉर्डेड रहेगा। ये 2020 का आंकड़ा है। जिस समय भी आपका एग्ज़ाम्स होंगे उस समय का अपडेट आप याद कर लेना, आप एग्ज़ाम में उसी को आप मतलब आप टिक करोगे। ये डेटा 2020 तक के है। फिर आप कैसे आप अगर आप ये रिकॉर्डेड क्लास अगर काफ़ी समय बाद भी ये रिकॉर्डेड में रहेगा तो आप उस समय जिस समय भी एग्ज़ाम देंगे, जैसे मान लीजिएगा अगर आपने 2026 में अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो, कोई अगर देख रहे हैं तो उस समय 2026 में जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग आप देख दोगे। 2024 में अगर आप एग्ज़ाम दोगे तो उस समय अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो 2024 में जो भी होंगे उसके अकॉर्डिंग देंगे। ऐसे आपका जैसे आपको कुछ डेटा ऐसे होते हैं जो आपको अपडेट होके जाने पड़ते हैं। जिस समय एग्ज़ाम देते हो उस समय के लिए आप डेटा को आप अपने पे अपडेट करते हो। तो भारत में 2020 तक देश में 361 निजी विश्वविद्यालय संचालित है। भारत के 29 राज्यों में इनमें से 24 में निजी विश्वविद्यालय स्थापित किए जा चुके हैं, परंतु अब तक संघ राज्य क्षेत्र में एक भी विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की गई है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आप बोलोगे कि कहाँ पे नहीं की गई है, संघ राज्य क्षेत्र में एक भी विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की गई है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, केरल, मणिपुर, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं जहां पर एक भी निजी विश्वविद्यालय नहीं है। कौन कौन सी जगह पे है? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, केरल, मणिपुर, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं जहां एक भी निजी विश्वविद्यालय, प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है। वही राजस्थान ऐसा राज्य है जहां सर्वाधिक निजी विश्वविद्यालय अनुसूचित किए जा चुके हैं, जिनकी संख्या 33 है, 33 है। हाँ, आप जब एग्जाम दोगे उस समय आप अपडेट होकर जाना कुछ समय किस राज्य में कितनी है। फिर आती है आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी, डीम्ड विश्वविद्यालय। डीम्ड विश्वविद्यालय का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है तथा इन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम 1956 के तहत 1956 की संख्या के तहत आयोग की सलाह पर उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अनुदान दिया जाता है। फिर आपका आता है संगठनात्मक ढांचे के आधार पर।
ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। संगठनात्मक ढांचे के आधार पर विश्वविद्यालय को 3 श्रेणी में बांटा गया है। ये 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। आवासीय विश्वविद्यालय, इसको हम बोलेंगे रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटीज। आवासीय विश्वविद्यालय को सामान्यतः एकात्मक शिक्षण विश्वविद्यालय, इसको भी हम कह सकते हैं, ये भी कहा जा सकता है। उसे 2 उप श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहले क्या आपका एकात्मक शिक्षण विश्वविद्यालय, यूनिटरी टीचिंग यूनिवर्सिटी। ऐसे विश्वविद्यालयों के केंद्रीय परिसर के अंदर, इसके केंद्रीय परिसर के अंदर ही समस्त अध्यापन का कार्य संपन्न किए जाते हैं। ऐसे विश्वविद्यालय एक निश्चित स्थान पर केंद्रित होते हैं। अध्यापकों की नियुक्ति, पाठ्यक्रम का निर्धारण, प्रशासन, परीक्षा उपाधि आदि देने का कार्य विश्वविद्यालय के नियंत्रण में क्या होती है, रहता है। फिर आता है आपका संघात्मक विश्वविद्यालय, फेडरल यूनिवर्सिटी। एकात्मक शिक्षण और विश्वविद्यालयों के कार्य उनके निश्चित परिसर में आपका संपन्न होना होता है, जबकि संघात्मक विश्वविद्यालय का अलग अलग परिसर हो सकता है, यह होता है, परंतु उससे जुड़े स्वायत्त महाविद्यालय, जिसको हम कहते हैं ऑटोनमस कॉलेजेस कहते हैं, तथा सहयुक्त कॉलेजेस, जिसको हम कहते हैं कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस कहते हैं, ये भी होते हैं जहाँ पर शिक्षण कार्य संपन्न होता है। इसी कारण से इन संघात्मक विश्वविद्यालयों को महाविद्यालयों का परिसर, कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉलेजेस भी कहा जाता है। प्राय संघात्मक विश्वविद्यालय परिसर में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तथा अनुसंधान कार्य हेतु व्यवस्था की जाती है, जबकि इसके घटक महाविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। सभी सहयुक्त महाविद्यालयों के प्राचार्य महाविद्यालयों के सीनेट एवं परिषदों के सदस्य होते हैं। इन सभी महाविद्यालयों पर विश्वविद्यालय की बाह्य नियंत्रण रखता है। सभी महाविद्यालयों एक निश्चित दूरी पर होते हैं तथा विश्वविद्यालय के निर्देशन में कार्य करते हैं। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु आदि संघात्मक विश्वविद्यालय के उदाहरण हैं। तो आज हमने यहाँ तक किया। इसके बाद कल की क्लास में हम बात करेंगे कि संबंध विश्वविद्यालय किसे कहते हैं और इनके बारे में इत्यादि की हम और अच्छे से विस्तार से चर्चा करेंगे। आप सबका धन्यवाद। इसको आप अभी तक का कंटेंट को अच्छे से याद करना, और बहुत जल्दी हम यूनिट 10 पर हम MCQs, टेस्ट सीरीज़ और प्रैक्टिस सीरीज़ हम लॉन्च करेंगे। उसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका आंसर हमें कैसे करने होते हैं। यूनिट 10 से इस यूनिट के क्वेश्चंस कैसे होंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।